प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर इनका अवलोकन आप कर सकते हैं। हमारे आलेख या यूँ कहें कि हमारे विषय जिसका कि शीर्षक है पाराद का विश्लेषण, खंड खंड भारत बराबर हिंदुत्व 100%, अखंड भारत हिंदुत्व 0%। इसका प्रथम खंड हम आपकी सेवा में पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं, अतः इस शीर्षक का द्वितीय खंड इस प्रकार से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि प्रथम खंड में हमने ये भूमिका बांधी थी कि 1930 के बाद हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण कई प्रकार के बदलाव हुए और अब इन बदलावों का क्या परिणाम निकला, हम इस एपिसोड में आपको इस तरह से संक्षेप में वर्णन करते हैं। इन ऐतिहासिक बदलावों में अति महत्वपूर्ण बदलाव यह भी था कि ब्रिटिश इंडिया में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मुस्लिमों को भी केंद्रीय काउंसिल में 82 तथा प्रांतीय काउंसिलों में कुल 463 सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय एवं प्रांतीय काउंसिलों में विभिन्न समुदायों के लिए इस प्रकार से सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई थी। मैं इन विभिन्न सदस्यों की संख्या को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 294 सदस्य, सिखों के लिए कुल 40 सदस्य, एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए 11 सदस्य, यूरोपीय मूल के लोगों के लिए 32 सदस्य, भारतीय मूल के ईसाई समुदायों के लिए 28 सदस्य। इसके अलावा प्राय इन्हीं उपरोक्त वर्णित वर्गों की महिलाओं के लिए कुल 41 सदस्य। इस प्रकार इन 6 समूहों का योग होता है 446 सदस्य। यहाँ सबसे अधिक और गौर करने वाली बात यह है कि उपरोक्त 446 सदस्यों की संख्या सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर उन दिनों गैर सवर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर के कहलाते थे। कृपया नोट करें, उन दिनों कोई हिंदू शब्द प्रचलन में नहीं था। अगर इस 446 सदस्यों की संख्या को, जो कि इन दिनों के सवर्णों सामंतियों से विलोमता एंटागोनिज्म रखते थे और मुस्लिमों की ओर झुकाव या लगाव रखते थे, को मुस्लिमों की संख्या 82 धन 463 बराबर 545 को इन में शामिल कर दिया जाता है तो एक ध्रुव, एक पोलार के रूप में यह कुल जन प्रतिनिधित्व की संख्या 991 बनती है। इस वर्गीकरण के ठीक विपरीत जब सवर्णों सामंत वर्गों सनातनियों के भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत प्रतिनिधित्व के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व सीटों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई थी। नंबर 1, केंद्रीय काउंसिल में 86 सदस्य, प्रांतीय काउंसिल में 657 सदस्य। इस समूह के रियासतों के रियासतदारों के लिए 125 सदस्य। जमींदारों के लिए यह नोट करने वाली बात यह है कि इस सदस्य सीट संख्या में मुस्लिमों, आदिवासी मूल के तथा सिख समुदाय की रियासतों के रियासतदार भी शामिल हैं, 37 सदस्य। इस प्रकार यह 805 की कुल संख्या का एक दूसरे ध्रुव एन अनादर पोल के रूप में सुनिश्चित होती है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से ब्रिटिश भारत को 2 स्थूल सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, आइडियोलॉजिकल एवं सांस्कृतिक समूहों में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर दिया था।
जैसा कि हमने पहले कहा है कि इन घटनाक्रमों के समानांतर कुछ और भी घटनाक्रम चल रहे थे, जिनमें दो वैचारिक घटनाक्रमों का उल्लेख करना आवश्यक है। पहला यह कि देश के पूर्व राजे रजवाड़े चाहते थे कि अंग्रेज जिस अवस्था में भारत पर उपनिवेश स्थापित किए थे उसी अवस्था में भारत को छोड़कर चले जाएं, अर्थात वे सत्ता का हस्तांतरण इन्हीं राजे रजवाड़ों को सौंपें ताकि वे पुनः देश में अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था स्थापित कर सकें। दूसरी घटनाक्रम था राष्ट्रवाद का उभार। वास्तव में यह राष्ट्रवाद संकुचित राष्ट्रवाद, नैरो नेशनलिज्म का उभार था या है, जो हिटलर के अपने आर्यन राष्ट्र के सिद्धांत थ्योरी की तरह था और आज भी है। इन सब बातों का यहाँ खुलासा करना प्रासंगिक नहीं होगा। हम कालांतर में इन विषयों अर्थात राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि शब्दों के विषय में बाद में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ सिर्फ यह कह देना पर्याप्त होगा कि उन दिनों सन 1925 से जो भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना एवं अवधारणा पनपी, उसके अंदर कुल मिलाकर ये भाव थे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों, चतुर्वर्णियों का राष्ट्र, द नेशन ही प्रभावी डोमिनेंट नेशन है। अर्थात इसी सिद्धांत के आधार पर भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर ही भारत में शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था स्थापित हो। इस अवधारणा में कुछ और भाव भी छिपे थे जो इस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं कि भारत एक ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी, ब्रह्मेनिकल थियोक्रेटिक स्टेट होगा, भले ही देश में निर्वाचन प्रणाली के साथ लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली हो। इन सब परिकल्पनाओं एवं संकल्पनाओं का परोक्ष रूप से वर्णन गुरु गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स एवं वी एंड आवर नेशन डिफाइंड में देखने को मिलता है। इन सब परिकल्पनाओं एवं संकल्पनाओं का परोक्ष रूप से वर्णन गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स एवं वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड में देखने को मिलता है। समय एवं परिस्थितियों के चलते पूर्व राजे रजवाड़ों को सत्ता हस्तांतरण की मांग तथा हिंदू महासभा, जो इन्हीं राजे रजवाड़ों द्वारा पोषित एवं समर्थित एक राजनीतिक संगठन था, समाप्त हो गए। लेकिन कांग्रेस जनसंघ वास्तव में आरएसएस जीवित और सक्रिय रहे। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली और अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नामित नॉमिनेट किया और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा जवाहरलाल नेहरू का देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामांकन, नॉमिनेशन ही देश की दुर्दशा और लोकतंत्र की भ्रूण हत्या का कारण बना। इस आसानी से समझ में न आने वाले गूढ़ रहस्य पर वामन मेश्राम, जो कि वामसेप के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ने बड़े ही विस्तार से प्रकाश डाला है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के कारण देश में वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधारों पर दो ध्रुवीय बाइपोलर होने जा रहा था, जिसमें गैर सनातनियों और गैर वर्णधारियों आदि जनसमूहों का पलड़ा 805 सीटों सदस्यों की संख्या बल के विरुद्ध 991 सीटों सदस्यों का संख्या बल बहुत भारी था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस 991 के संख्या बल वाले भारी ध्रुव पोल्स में अनेक ऐसे प्रभावी लोग भी थे जो ऊपर से तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, आधुनिक
विचारधारा वाले कहलाते थे, किंतु अंदर से सनातनी ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा वाले ही थे। इनमें मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख थे। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये आलेख का दूसरा खंड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं तीसरे वीडियो की कृपया प्रतीक्षा करें। शीघ्र ही हम आपके सामने इस आलेख का तीसरा खंड प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।